हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप कि मुझे उम्मीद है अच्छा ही चल रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो मैं न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, राजनीति का जो चल रहा है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, लोकतांत्रिक राजनीति चल रहा है क्लास 9th का। तो इसका मैं फर्स्ट वाला जो लेसन था उसे मैंने कंप्लीट कर दिया था एंड इसका दूसरा लेसन चल रहा था। दूसरे लेसन का सेकेंड यानी कि दूसरा लेक्चर भी मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज दूसरे लेसन का आपका तीसरा लेक्चर चलने वाला है और तीसरे लेक्चर में आपका दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इस तीसरे मतलब जो लेक्चर आपका तीसरा है उसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, हम लोग कहते हैं ना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कही जाती है। आत्मा संविधान का कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना। तो आज उसी प्रस्तावना पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसी प्रस्तावना की रूपरेखा को आज हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि उस प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें अंकित किए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है और उन्हीं शब्द के माध्यम से ही हम जो संविधान है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं हम उसे समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आप संविधान को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसके प्रस्तावना को समझिए, उसके प्रस्तावना की रूपरेखा को देखिए, उसमें जो भी बातें, जो भी शब्द अंकित किए गए हैं उसके अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। तब उसके बाद आप अगर प्रस्तावना को समझ जाते हो तो आप भी, जो सब लोग कहते हैं, जो कहा जाता है कि प्रस्तावना की संविधान का एक आत्मा है, तो आत्मा उसे क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, तो आप उसे समझ जाओगे जब प्रस्तावना को आप इसमें कही गई बातें जो लिखी गई हैं, जो शब्द है, अगर आप यदि उसे समझ जाते हो तब। तो आज हम उसी प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि आज मैंने उसी प्रस्तावना को यहाँ पे नोट किया है, अंकित किया है, जो आप लोग पढ़ते हो बुक में। मतलब इसमें से एक एक शब्द आप लोग एकता, समानता, बंधुत्व, ये सब शब्द आपको पढ़ने को मिलते हैं ना, तो ये सब शब्द प्रस्तावना के ही शब्द हैं। तो आज हम इसके अंतर्गत जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, उस शब्द के अर्थ को जानेंगे। और प्रस्तावना देखिए है क्या, आप उसे देख लो। मैंने वो प्रस्तावना के हर एक शब्द को यहाँ पे नोट किया है और हम आपको प्रस्तावना के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों के क्या अर्थ हैं, आज हम वही आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका लोकतांत्रिक राजनीति चल रहा है। यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी आप 9th में इसका फर्स्ट वाला बुक पढ़ रहे हो, जब 10 में जाओगे तो इसका सेकेंड पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संविधान का निर्माण, तो ये आपके दूसरे लेसन का नाम था। यहाँ पे आपका पाठ भी लिखा गया है और यहाँ पे देखिए भारत का संविधान, ठीक है, आज इसी पे बात होने वाली है। भारत का संविधान और भारत के संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ उद्देशिका लिखा है, वहाँ तो प्रस्तावना लिखा है, नहीं, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। चाहे आप इसे प्रस्तावना कहो या फिर उद्देशिका कहो, बात एक ही है। भारत का संविधान, तो उसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें लिखी हैं, ये क्या है, यही है प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है, जब आप संविधान को पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको प्रस्तावना से होकर जाना पड़ता है। तो यही है संविधान का असली दरवाज़ा, यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उस सारे प्रस्तावना में जो शब्द है, प्रस्तावना को ही मैंने यहाँ पे छाप दिया है। दोस्तों हम लोग इसमें एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को समझेंगे। चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, हम भारत के लोग, जो संविधान निर्माता थे, जब वो प्रस्तावना को लिख रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को क्यों लिखा पता है, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि इसमें लिखा क्या गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है।
तो ये बात किसने यहाँ पे लिखा है? ये संविधान निर्माता ने लिखा है। ठीक है, वो संविधान, देखो संविधान निर्माता ने सिर्फ इतने सारे शब्दों में उन्होंने संविधान का सारा सार ही अंकित कर दिया इसमें, समझ रहे हो? अब पूछोगे इतने सारे शब्दों में संविधान, इतना सारा मतलब इसमें इतनी सारी बातें उसमें कही गई हैं, तो इतनी सारी बातों का निचोड़ इसमें इतने शब्दों में कैसे? तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आप उसके अर्थ को क्या पकड़ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब पता नहीं प्रभुत्व संपन्न में कितनी सारी बात छुपी हुई है, यहाँ पे समाजवादी में कितने सारे अर्थ छुपे हुए हैं, यहाँ पे पथ निरपेक्ष में लोग तंत्रात्मक में कितने सारे अर्थ छुपे हुए हैं। तो इन सारे अर्थ को जब आप समझोगे तब आप संविधान की सारी बातों को समझ जाओगे। ठीक है, तो इसके साथ में मैंने यहाँ पे वो सारे शब्द को भी मैंने लिखा है, ये सारे शब्द जो इसमें लिखे गए हैं, किसमें? आपके प्रस्तावना में। अब आप कहोगे कि ये सारे शब्द तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो इसी में लिखा गया है। हम आपको दिखाते हैं कि आपको जितना भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारे शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि इस प्रस्तावना में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसके अर्थ को समझते हैं। अभी तो आपने पूरा इसको पढ़ा, ये लिखा है हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है हम भारत के लोग, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? किसका? हम भारत के लोग। तो भाई उस समय जो संविधान को लिखने का कार्य किया जा रहा था वो भारत के ही तो नेता, भारत के ही जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने तो लिखा। ठीक है, उन्होंने ही लिखा ना, भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा लिखा है कि हम भारत के लोग। ये शब्द आपको ये दर्शाता है कि संविधान को भारत के लोगों ने ही लिखा है, भारत के लोगों ने ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संविधान है, यहाँ पे आप इस शब्द का मतलब समझिए। यहाँ पे लिखा है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग, ना कि कोई दूसरे देश के लोग, किसी दूसरे देश के राजा महाराजा नहीं, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है, हम मतलब कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ है मैंने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब ये है कि संविधान को जो लिखने का कार्य हो रहा था वो भारत के लोगों ने ही किया है। ठीक है, भारत के लोगों ने ही किया है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम भारत के लोग। अब समझते हैं आगे। फिर यहाँ पे लिखा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो सबसे पहले ये समझो, भारत को एक संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से। ठीक, प्रभुत्व संपन्न। अब ये समझो कि यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको बताऊं, प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि भारत को जो भी फैसला लेना होगा, भारत को या फिर भारत के लोगों को, समझते हैं, भारत को या फिर भारत के लोगों को, कहने का मतलब ये है किसका? ये तो हो गया। अब इससे समझते हैं, प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत के लोग, चाहे भारत के लोग हों या फिर भारत को जिस भी प्रकार का क्या फैसला लेना होगा वो ले सकता है। भारत को या फिर भारत के लोगों को वो अपने दिमाग से, अपने तरीके से जो भी फैसला लेना चाहता है वो ले सकता है, उसे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरे देश के लोग, किसी दूसरे देश के राजा महाराजा आके यहाँ पे अपना राय देंगे। अब पहले का ज़माना तो रहा नहीं कि अंग्रेज अपनी राय देंगे तो भारत के लोग वही करेंगे, नहीं, क्योंकि तो संविधान तो तब बना जब भारत आज़ाद हो गया, है ना, तब उसमें ये सारी बातें अंकित की गई जब संविधान का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे इन सब शब्द को इस्तेमाल यूज करने का मतलब इसमें जो अंकित किया गया ये सब शब्द, इसका मतलब ये था कि ताकि आगे जो व्यवस्था चलने वाली है इस संविधान सभा के माध्यम से वो इसी के अकॉर्डिंग चल सकें। तो इस वजह से इनका मुख्य उद्देश्य था कि ये सब शब्द को लिख के ताकि आगे वाली जो पीढ़ियाँ हैं हम उन्हें मार्गदर्शक यानी कि एक रास्ता दिखा सकें। तो इसलिए यहाँ पे सब बातें अंकित की गई हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ
कि भारत या फिर भारत के लोग किसी भी प्रकार का वो फैसला ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। उन्हें कोई दूसरे देश के राजा महाराजा आके उन्हें राय नहीं देंगे, वो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र हैं। भारत के लोग खुद मतलब कुछ भी फैसला ले सकते हैं जो उनके हित में हो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ प्रभुत्व संपन्न का। अब समाजवादी का मतलब क्या है, यहाँ पे है ना, इसको समझते हैं। समाजवादी का मतलब ये होता है कि देश में जो भी चीज़ें हैं सरकारी तौर पे, ठीक है, सार्वजनिक जिसे कहते हो, उन पे पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है किसका? भारत के नागरिकों का। मतलब जिस भी देश में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ पे उसी देश की बात होगी ना। तो यहाँ पे भारत में जो भी व्यवस्था है वो समाजवादी मतलब सभी व्यक्ति के लिए होगी, एक व्यक्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पे समाजवादी का मतलब वो होता है कि वहाँ पे समाजवादी मतलब समाज में हर एक व्यक्ति रह रहे हैं, तो समाज के लिए जो भी व्यवस्था मतलब बनेगी समाज में हर एक व्यक्ति के लिए वो होगा। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात ना करके समाजवादी की बात की जा रही है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि मतलब एक व्यक्ति को ना मान्यता दे करके सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से देखना, वही होता है समाजवादी। ठीक, आगे चलें। अब यहाँ पे आ रहा है पथ निरपेक्ष। क्या? पथ निरपेक्ष। तो समझते हैं कि पथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। देखिए, पथ निरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो है कि यहाँ पे जानते हो कि भारत किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। यहाँ पे जो धर्म, यहाँ पे बात की जा रही है धर्म की। किसकी? धर्म की। भारत का कोई एक विशेष धर्म है नहीं। क्या? विशेष धर्म नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब ये है कि भारत देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ पे सभी धर्म को सामान्य रूप से, सामान्य दृष्टि से देखा जाएगा। अगर भारत में जातिवादी व्यवस्था और धर्म को लेके अगर ऐसी कोई ख़ास व्यवस्था इसमें की गई होती तो क्या आज हमारे यहाँ भारत में अलग अलग जो राज्य हैं वो यहाँ पे रह पाते? क्या अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ रह सकते हैं क्या? मतलब रह सकते थे क्या? नहीं। तो इसी वजह से हमारे संविधान निर्माता ने क्या किया कि क्योंकि वो सारी व्यवस्थाओं से जूझ चुके थे, संविधान निर्माता जिसमें भी यहाँ बातें हैं ना, उन सभी बातों से, कंडीशन से वो गुजर चुके थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसी व्यवस्था भविष्य में ना हो, ऐसी मुसीबतें भविष्य में ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका निर्माण किया, उद्देशिका का। और उद्देशिका में वो सभी बातों को लिखा जिस दौर से वो लोग गुजर चुके थे, है ना। तो यहाँ पे पथ निरपेक्ष यानी, अब पथ निरपेक्ष को यहाँ पे धर्म की बात आई तो पहले क्या था, जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे तो यहाँ पे वो लोग ऊंच नीच की भावना रखते थे, है ना। आपने सुना है ना कि जैसे कि जो वर्ग हो गए, मतलब जैसे कि किसी वर्ण व्यवस्था थी पहले, तो उसमें वर्ण में जातियों को बांट दिया जाता था। और हमारे संविधान में भी पहले जब आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, तो पहले जब आर्टिकल को नहीं लागू किया गया था, आर्टिकल 17 को, तो उससे पहले छुआछूत की भावना थी कि नहीं, है ना, थी ना। तो उससे पहले जब हमारे यहाँ आर्टिकल को लाया गया 17 के तहत, तो जो छुआछूत की भावना थी उसे समाप्त किया गया। तो यहाँ पे बातें की जा रही कि किसी भी धर्म का विशेष दर्जा यहाँ पे नहीं होगा, सभी धर्म को सामान्य दृष्टि से सामान्य दर्जा दिया जाएगा। और भारत में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी भी विचारधारा के लोग रह सकते हैं, और यहाँ पे रह भी रहे हैं। देखते हो ना कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य को बनाया गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश को ले लो, भाषा के आधार पर सबसे पहले इसी का गठन किया गया। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग पहनावे के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। तो ये सारी विरासत जो संस्कृतियाँ हैं हमारे भारत को महान बनाती हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि पथ निरपेक्ष यानी कि भारत का कोई एक निरपेक्ष माने कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को सामान्य दर्जा की दृष्टि से देखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि धर्म की बात हो गई। ठीक, आगे दे रहा है लोकतंत्रात्मक। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्रात्मक मतलब ये है कि यहाँ पे जो शक्ति सारी होगी
शक्ति वो जनता में निहित होगी। किसमें? जनता में निहित होगी। आप जानते ही हो कि लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन है ना, तो वही कह रहा है लोकतंत्रात्मक। तो इसका अर्थ तो ये हुआ। फिर यहाँ पे आ रही है बात गणराज्य की। अब समझते हैं कि गणराज्य किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। गणराज्य, तो अगर हम गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो सरकार होती है, क्या? सरकार। सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जनता करती है, ना कि किसी देश के क्या राजा महाराजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्या किसी दूसरे देश के राजा महाराजा? नहीं करते। हमारे यहाँ जो सरकार होती है वो गणनात्मक होती है, यानी कि जनता के द्वारा अपना जो विशेष मत होता है वो यहाँ पे व्यक्ति को दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट शब्दों में, सीमित शब्दों में ये समझिए कि गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो सरकार होती है वो वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गणराज्य का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जनता चुनती है, ना कि किसी दूसरे देश के राजा महाराजा। आगे चलें तो यहाँ पे देखिए ये भी हो गया। अब यहाँ देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब समझते हो? यहाँ पे सामाजिक मतलब समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं, सामाजिक तौर से, उस दृष्टि से सामाजिक मतलब समाज में किसी भी प्रकार का, जैसे ये नहीं है कि आप इस धर्म के हो तो आप समाज में नहीं रह सकते, आप इस वर्ग के हो, आप इस मतलब धर्म को मानते हो, आप इस भाषा को बोलते हो, आपकी ये पहनावा है, तो इसके आधार पे उन्हें समाज से वंचित नहीं किया जाता। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता ने क्या किया कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरा धर्म का है तो उसे ऐसा नहीं कि आप इस समाज में नहीं रह सकते, तो इस बात को भी वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाज मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से, कि उन्हें आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार का अगर संकट होता है कल के देश में, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, उनको भी वहीं रखा जाएगा जहां सभी व्यक्ति रहेंगे समाज में। और राजनीतिक का मतलब ये हुआ कि चुनावी तौर पे यहाँ पे है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ेगा, नहीं, यहाँ पे सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। राजनीतिक, तो यही हुआ राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी उन्होंने व्यवस्था कर दी कि अगर आपके जैसे कि अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, सामाजिक तौर पे आपको समाज से वंचित किया जाता है, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है इस आधार पे कि आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, इस भाषा के हो, तो यहाँ पे इसकी भी व्यवस्था की गई कि ऐसे भी कंडीशन अगर आते हैं तो उनके लिए भी न्याय का प्रावधान किया जाए। तो यहाँ पे बात वही आ रही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, ठीक है, धर्म और उपासना की समता मतलब समझते हो? समता मतलब समानता, एक दृष्टि, ना कि किसी अलग अलग दृष्टि से देखना, मतलब सामान्य रूप से प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, जो भी व्यक्ति रहेंगे उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, सब कुछ मिला करके अब बात सिर्फ इस पे आ जाती है, किस पे? राष्ट्र की एकता पे। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब इसको भी समझते हैं कि बंधुता का अर्थ क्या होता है। तो करने वाले, तो यहाँ पे मतलब देखो, अब आप ही समझो, जब इतनी सारी बात यहाँ पे अंकित है, तो जब ये सारी चीज़ एकत्रित हो जाएंगे तो यहाँ पे निर्माण किसका होगा? राष्ट्र की एकता का। भाई जहाँ पे इंसान, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग धर्म की संस्कृति के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, जब वहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो एक देश का निर्माण होगा जो कि अपने आप में बहुत, उसमें एकता होगी, बहुत शक्ति होगी और वो राष्ट्र भविष्य में कभी खंडित नहीं होगा। तो वही कह रहा है, मतलब उसका विघटन नहीं होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पे जरा आप गौर कर लो कि यहाँ पे जो बात, यहाँ पे शब्द है किसका? बंधुता का। यहाँ पे हाँ जरा आप समझो, यहाँ पे जो शब्द है बंधुता, इसका मतलब क्या जानते हो? बंधुता देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बंधुता का मतलब ये है कि भाईचारे की भावना। क्या?
भाईचारे की क्या भावना। बंधुता का मतलब समझते हो, यहाँ पे जो दिया है बंधुता का मतलब ये है कि भाईचारे की भावना। तो वहाँ पे यही कह रहा है कि इस सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब उस समय वो लोग संकल्प ले करके क्या किया उन्होंने, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जब वो लोग लिख रहे थे, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदता के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। मतलब इसे संपूर्ण रूप से हम निर्मित करते हैं और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब आज मैंने संविधान को, तारीख कितनी थी, तारीख यहाँ पे लिखा है 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान को इस रूप में लिखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आज मैं संविधान को समर्पित करता हूँ, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी उनके लिए मैंने ये सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अगर वो इस हिसाब से चलती है तो यहाँ देश में कभी भी देश का विघटन नहीं होगा। देश में हमेशा एकता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना विद्यमान रहेगी। ठीक है, तो उनका जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था इसको लेकर के वो आज भी कायम है। आप लोग देख ही रहे हो। तो इसका पालन पूर्ण रूप से किया जाता है और अगर नहीं भी किया जाता है तो हमारे यहाँ अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो इसके प्रति आईपीसी को भी बना दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है तो आप लोग अगर इसे समझ चुके हो तो आप लोग भी इसको नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने वही शब्द लिखा है जो इसके अंतर्गत आए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हम भारत के लोग, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हम भारत के लोग मतलब भारत के लोग ही लिखे हैं संविधान को, ये दर्शा रहा है। फिर यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया गणराज्य, यहाँ पे आ गया देखिए क्षमता, मैंने आपको बताया क्षमता यहाँ पे आ गया, समाजवादी यहाँ पे है समाजवादी, फिर लोकतंत्रात्मक यहाँ पे है लोकतंत्रात्मक, न्याय मैंने आपको बताया न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता तो मैंने आपको बताया कि इसमें स्वतंत्रता भी कई शब्द है ना, आप देख सकते हो। तो कहाँ है स्वतंत्रता, दिख रहा है कहीं, देखिए। और यहाँ पे कह रहा है बंधुत्व, तो बंधुत्व यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी शब्द आए हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे निचोड़ यहाँ पे लिखा और इन्हीं के अर्थ को आपको मैंने यहाँ पे स्पष्ट भी किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है यही। अभी तक हमें आपको जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें सभी में संविधान का जिक्र हो रहा था। तो आज मैंने आपको संविधान, अब आप पढ़ेंगे आगे और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे उसकी प्रस्तावना को, उसके उद्देशिका को मैंने स्पष्ट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर यदि किसी शब्द को लेके आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसे पुनः बताने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।